बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर मॉडल पेपर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इसी तरह के एमसीक्यूज़ बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपने ये अच्छे से समझ लेने। एमसीक्यूज़ का हम आगाज़ करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है आपके पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अब अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें तो देखें, x की जगह अगर हम 2 पुट करें तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 ऊपर आ जाएगा 0 और नीचे 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 0, तो 0 अपॉन 0 ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगी। तो आपने इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को ख़त्म करने के लिए इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखें एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। अब देखें डिनोमिनेटर में भी एक्स माइनस 2 है, तो एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 से कैंसिल, तो ऊपर बच गया एक्स प्लस 2। अब आप यहाँ पर लिमिट पुट करें 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4, तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है सी 4। सेकेंड एमसीक्यू देखें, इफ़ एफ डॉट आर अप्रोचेस टू आर, आर मीन्स ये रियल नंबर का फंक्शन है। फंक्शन दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर, देन एफ ऑफ 2 आपने फाइंड करना है, तो ये आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह आप जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर 2 पुट कर देंगे। ठीक है, एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 4, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा 4, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है 4। अब थर्ड एमसीक्यू देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स होल पावर एक्स। तो ये आपने लिमिट के फर्स्ट चैप्टर में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, तो ये फॉर्मूला है प्रॉपर्टी एक कि जब भी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगी और फर्स्ट टर्म आपका 1 होगा 1 और सेकंड टर्म 1 अपॉन एक्स, और जो नीचे 1 अपॉन के होगा वही होल पावर में होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा एक्सपोनेंट। आपका आंसर क्या बनेगा एक्सपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ x की जगह होता 2, 1 अपॉन 2 और होल पावर भी 2, या 1 अपॉन y और होल पावर y, तो यहाँ पर ये शर्त देखिए नीचे जो 1 अपॉन के नीचे होगा वही होल पावर में होगा, और लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करनी चाहिए। अगर 0 को अप्रोच करेगी तो वो एक्सपोनेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है, ये आपने याद रखनी है। उम्मीद है कि आपको ये 3 MCQ समझ आ गए होंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें ताकि ये आपके पास सेव हो जाए। अब हम आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है आपके पास, स्लोप ऑफ द लाइन 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0 इज। अब अपने इस लाइन का स्लोप बताना है। ठीक है, तो आपके पास एक स्लोप का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू m डिनोट करता है स्लोप को माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो अब इस वाली इक्वेशन में देखें, ये x है, x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो क्या आ जाएगा माइनस 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये y है और y का कोफिशिएंट क्या है देखें 5, y का कोफिशिएंट क्या है 5, लेकिन 5 के साथ माइनस साइन भी है, तो हम लिखेंगे -5। कोफिशिएंट ऑफ y क्या है -5। अब ये माइनस है माइनस माइनस प्लस और 3 अपॉन 5, तो इसका ऑप्शन देखें +3 अपॉन 5। लास्ट ऑप्शन में +3 अपॉन 5 है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। इससे पहले वाले में -3 अपॉन 5 है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट एमसीक्यू में आते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज। तो ये सारी इक्वेशन लाइन की हैं, ये सारी इक्वेशन किसकी हैं स्ट्रेट लाइन की हैं, लेकिन इन्होंने बोला हुआ जर्नल इक्वेशन। तो जब जर्नल की बात आएगी तो जर्नल इक्वेशन ऑफ लाइन है, लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास, द पॉइंट x1, y1 लाइज बिलो द लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 इफ। अब इन्होंने बोला हुआ बिलो द लाइन, तो जब भी बिलो का वर्ड आएगा तो मतलब ये वाला लाइन जो है वो क्या होगा 0 से लेस होना चाहिए, 0 से लेस। ठीक है, अब अगर बिलो अबव द लाइन होता, लाइन से ऊपर कोई भी लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन ये दे दी है। अब बोला हुआ इस एक पॉइंट है और वो बोला हुआ है द पॉइंट लाइज बिलो द लाइन, इस लाइन के नीचे लाई कर रहा है वो वाला पॉइंट। तो अगर नीचे लाई करेगा तो वो जो इक्वेशन होगी वो लेस देन 0 होगी,
और अगर लाइन के अबव होगा तो वो ग्रेटर देन 0 होगी। तो इन्होंने बिलो का वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो ax1 प्लस by1 प्लस c इज लेस देन 0, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखें, एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर। अब एल्टीट्यूड क्या होते हैं, ट्राइंगल है, ट्राइंगल के एंगल से अगर हम सामने वाली ऑपोजिट साइड पे अगर कोई लाइन ड्रॉ करें, बाइसेक्टर बनाएं और वो ऑपोजिट वाली साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाएं, इसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल, सारे अगर तीनों एंगल का हम एल्टीट्यूड बनाएं तो वो तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट पॉइंट। एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल आर, तो उस ये सारे एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट। यहाँ तक अब आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें ताकि आपके पास ये सेव हो जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। इंटरसेप्ट्स ऑफ द लाइन 3x - 2y - 6 = 0 आर। अब इंटरसेप्ट यानी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आपने फाइंड करना है। तो x इंटरसेप्ट याद रखें, जब भी हम x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो हम x इंटरसेप्ट के लिए y = 0 को पुट करेंगे, क्योंकि x एक्सिस में क्या होता है, y 0 होता है। x एक्सिस में क्या होता है, y 0 होता है, और y एक्सिस में x 0 होता है। तो हम x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, y की जगह 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखें 2y है, अगर हम इस पर 0 पुट करें तो 2y वाली टर्म खत्म हो जाएगी, 2 0 = 0। तो बाकी क्या बच गया, 3x - y। देखें 3x - y। अब 3x और -6, 3x - 6 जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6, और x = 6/3, 3 वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 6/3, 3 1 = 3, 3 2 = 6। तो x इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x = 2। ये आपके पास x इंटरसेप्ट आ गया। अब y इंटरसेप्ट देखें, y इंटरसेप्ट में मैंने आपको अभी बताया कि y इंटरसेप्ट में क्या होता है, x 0 होता है। तो x जब 0 आप पुट करेंगे तो 3 0 = 0, x की टर्म तो गायब हो जाएगी। बाकी बचा -2y - 6, क्या बचा, -2y - 6 = 0। अब देखें -2y दूसरी तरफ -6 जाएगा तो क्या बन जाएगा, +6, तो y = 6/-2, 2 1 = 2, 2 3 = 6। तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, y = -3। तो इसका मतलब y इंटरसेप्ट आपके पास क्या आया, -3। तो x इंटरसेप्ट आ गया आपके पास 2, तो 2, -3। देखिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, 2, -3। और नेक्स्ट एमसीक्यू में देखें, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन y = x इज। अब इंक्लिनेशन आपको इसी से पता लगाना है कि इंक्लिनेशन आपको मतलब थीटा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, थीटा यानी एंगल फाइंड करना है इस वाली लाइन का। अब देखें, अगर एक इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो हम इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना लें, y = x का ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ये किसका ग्राफ है, y = x का। तो अब ये स्ट्रेट लाइन है, तो देखें यहाँ पर ये बिल्कुल सेंटर से गुजर रहा है, जितना y इंटरसेप्ट का डिस्टेंस है उतना ही x का भी है। तो यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में बिल्कुल सेंटर से गुजर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा एंगल बनेगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 45 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अब अगर आपको एक दूसरे तरीके से फाइंड करना है तो क्या होगा, tan थीटा = स्लोप, क्या हो जाएगा, स्लोप फाइंड करना है आपने, ठीक है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y। तो आपने उस वाले फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, लेकिन ये सिंपल है, x = y। तो आपने बस ग्राफ बनाकर आपने इसका एंगल देख लिया कि 45 डिग्री है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास, अ फंक्शन f(x) इज मैक्सिमम एट x = a if f' (a) = 0। तो f' किसको डिनोट करता है, डेरिवेटिव को। यानी कोई भी आपके पास फंक्शन है, उसका आपने डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव जैसे f(x) आपके पास फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो f' आएगा। तो उसको जब आप 0 के इक्वल लेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी a, तो उस वाले a को इसमें पुट करना है। देखें लिखा हुआ है एट x = a, पॉइंट आपको दे दिया है। तो a जब आप पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी, उसके बाद आप जब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 आएगा तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, मैक्सिमम।
लेस देन ज़ीरो। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो वो क्या कहलाएगा, मिनिमम। यहाँ पर मैक्सिमम पूछा हुआ है तो इसीलिए डबल डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, लेस देन ज़ीरो। अब नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास, डेरिवेटिव ऑफ 2 की पावर 2x विद रिस्पेक्ट टू x इज। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था डेरिवेटिव का कि जब भी कोई टर्म को कांस्टेंट हो, कोई कांस्टेंट हो यानी a, फॉर एग्जांपल अगर a कांस्टेंट टर्म है और उसके पावर में अगर फंक्शन आ गया, उसकी अगर पावर में फंक्शन आ गया, फॉर एग्जांपल x आ गया, ax, तो इसका आपने डेरिवेटिव पढ़ा था d अपॉन dx यानी डेरिवेटिव किसका, a की पावर x। क्या इसका फॉर्मूला होता है, a की पावर x ln a। तो ये a क्या है, कोफिशिएंट है, सॉरी कांस्टेंट टर्म है, a क्या है, कांस्टेंट टर्म ln a। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 और पावर वैसे ही x ln a। तो a की जगह यहाँ पर क्या है 2, तो ln 2। तो इसका ऑप्शन देखें क्या है, 2 की पावर 2x ln 2। देखें ये 2 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय ln 2, ये बीच में साइन मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। कैसे किया हमने, देखें डेरिवेटिव है a की पावर, ये जो 2 है ये क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के ऊपर अगर फंक्शन आ जाए तो इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर x ln a। a यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है 2, तो 2 और पावर में क्या है इसका फंक्शन, इसकी फंक्शन, तो इसका फंक्शन क्या है 2x, तो इसीलिए यहाँ पर पावर में आ गया 2x, तो 2 की पावर 2x और साथ में ln 2, तो ये इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास, d अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो आपने इसका क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है, किसका, साइन स्क्वायर एक्स। तो आपने डेरिवेटिव में पढ़ा होगा कि पहले सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकालने के लिए उसकी पहले पावर में से उस पावर को हम पीछे ले आते हैं और पावर में से एक माइनस कर देते हैं। तो अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव लेती हूँ तो 2 पीछे आ जाएगा, फंक्शन के पीछे आ जाएगा, यानी साइन एक्स के पीछे आ जाएगा, 2 साइन एक्स बन जाएगा, 2 साइन, और जो पावर होती है उसमें से 1 माइनस हो जाता है, तो ये 2 है, तो 2 माइनस 1 1, तो 1 हम लिखते नहीं है, तो 2 साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, 2 साइन एक्स। जब हम पावर का डेरिवेटिव ले लेते हैं तो उसके बाद हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो फंक्शन यहाँ पर क्या है, साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स। तो अब आपने ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन 2x। तो देखें साइन 2x, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपोनेंट ln x देन f डैश 2 आपने फाइंड करना है। f डैश मतलब आपने इसका पहले क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देखें f ऑफ x क्या है आपके पास, एक्सपोनेंट ln x, इसका अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, f डैश ऑफ x फाइंड करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखें एक्सपोनेंट ln x है, एक्सपोनेंट ln x, जब भी एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो वही आ जाता है हमारे पास। एक्सपोनेंट x होगा तो एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव वही आ जाता है। जब उसका डेरिवेटिव लेंगे तो उस वाले एक्सपोनेंट की पावर का भी हम डेरिवेटिव लेंगे। तो ln x है, इसकी पावर का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन x। ln x है, ln x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक्सपोनेंट ln x है तो एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव वही आ जाता है हमारे पास, एक्सपोनेंट ln x। ठीक है, और क्या आया, 1 अपॉन x, क्यों, क्योंकि इसकी पावर का डेरिवेटिव लिया है, ln x है पावर में, तो ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x। अब आपको ये भी पता होगा कि एक्सपोनेंट ln से कैंसिल हो जाता है, नेचुरल लॉग से कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास, सिर्फ x, और यहाँ पर क्या बच गया, 1 अपॉन x। अब x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास क्या बच गया, 1। तो आपने क्या यहाँ पर क्या फाइंड करना था, f डैश ऑफ 2 फाइंड करना था। 2 मतलब x, जहाँ x है वहाँ पर आपने 2 पुट करना था, तो यहाँ पर तो x बचा ही नहीं है, सिर्फ 1 है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, सेकंड ऑप्शन 1। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
जी स्टूडेंट, तो अब नंबर 14 पे है इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx। अब आपने इसका देखें, एक तो इंटीग्रेशन है, अगर हम ln x के साथ सपोज कर लें कि 1 लगा दें, अगर यहाँ पर 1 लगा दें तो ये इंटीग्रेशन जो होती है वो बाय पार्ट से सॉल्व हो सकती है। अगर आप इसको u ले लें, इसको u ले लें और v को ले लें dx, तो इंटीग्रेशन आप बाय पार्ट से बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप इसको उल्टा सॉल्व करें। देखिए 1/x प्लस सी, तो इसको अपोजिट सॉल्व करेंगे, यानी ये आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन क्या होता है, डेरिवेटिव का अपोजिट। डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन का अपोजिट। तो ये सब आपको क्या दिए हुए, इंटीग्रेशन दी हुई है। तो इंटीग्रेशन का अपोजिट अगर आप इसको डेरिवेटिव ले लो तो आपके पास ऊपर वाला आंसर आ जाएगा। तो ये 1/x प्लस सी है। तो देखिए 1/x प्लस सी, तो 1/x का अगर हम डेरिवेटिव लें तो नीचे इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये किसका डेरिवेटिव होता है, ln x का। तो देखिए ये ऑप्शन नहीं बन रहा। अगर हम सी वाला ऑप्शन को सॉल्व करें तो देखें वो वाला क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे, देखें x ln x का अगर हम डेरिवेटिव लें तो देखें x को अगर हम u बोलें और ln x को v बोलें, तो u इंटू वी का हमारे पास डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर u क्या है, x है, तो x लिख दें। v डैश मतलब ln x का डेरिवेटिव लेना है, तो ln x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x, 1/x, फिर प्लस फिर v है, तो v यहाँ पर क्या है, ln x है, तो v ln x ऐसे ही लिख दें। फिर उसके बाद क्या है, u डैश, u यहाँ पर क्या है, x, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। तो ये ln x 1 जा ln x, और यहाँ से x कैंसिल, तो u इंटू वी, इसका डेरिवेटिव तो आ गया, इसके आगे क्या है, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो x से x कैंसिल, ये हो गया +1, +1 से -1, ये क्या बन गया, 1 प्लस ln x -1, तो 1 से +1 से -1 कैंसिल, ln x बच गया। तो ये देखें क्वेश्चन में क्या है, ऊपर ln x -1 ln x dx, तो देखें जो आंसर आपका बन रहा है वो ln x ही है। तो ये इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, हमने ऑपोजिट किया। ठीक है, अब 15 MCQs है। 15 MCQs है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 इनवर्स dx। तो इसको आप किस तरीके से, -1 है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखें। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, -1 ख़त्म करने के लिए, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 dx। अब आपने इंटीग्रेशन में ये पढ़ा होगा, देखें अगर नीचे जो टर्म होती है, इस पूरे का अगर डेरिवेटिव ऊपर हो तो डेरिवेटिव में इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, बस ln लगाकर नीचे वाला फंक्शन लिख देते हैं। अब 2x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखें 2x का डेरिवेटिव 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, तो 2 कांस्टेंट पहले आ गया और x का डेरिवेटिव होता है 1, तो सिर्फ 2 और +3 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो इस नीचे वाली पूरी टर्म का डेरिवेटिव क्या बन रहा है, 2। तो अगर नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर नोमिनेटर में मौजूद हो तो हम सिंपली नीचे वाले फंक्शन के साथ ln लगा देते हैं। तो यहाँ पर 2 नहीं है, लेकिन हम आसानी से बना सकते हैं। अगर मैं इसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 से ही डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो ये देखें नीचे वाले का पूरा डेरिवेटिव ऊपर बन गया। तो अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, ln और इसके साथ नीचे वाला फंक्शन लिख देंगे 2x प्लस 3, और जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो एंड में हम क्या लिख देते हैं, +c। तो इस वाले क्वेश्चन में आपका मिस प्रिंटिंग है, तो देखें एंड में लास्ट वाले ऑप्शन में 1/2 है ln और साथ में स्क्वायर रूट भी दे दिया, तो ये स्क्वायर रूट यहाँ पर नहीं आएगा, स्क्वायर रूट नहीं आएगा, और ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्क्वायर रूट हटाकर। अब नेक्स्ट MCQs पे आते हैं हम, 16 MCQs। 16 MCQs है 1/cot x dx, इसका आपने इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो देखिए 1/cot x किसके इक्वल होता है, tan x का, क्योंकि cot जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। तो 1/cot किसके इक्वल हुआ, tan x dx।
तो आपने जब इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज पढ़े थे तो उसमें एक ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ा था कि 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln sec x, ln सेकेंड x प्लस c। तो आपका ये कौन सा ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब उसके बाद आपके पास 17 MCQs है। 17 MCQ आपके पास है dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब ये वाला भी आपने फॉर्मूला पढ़ा था। तो 17 MCQs के लिए आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, dx अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इस तरह की टर्म हो, नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट हो, स्क्वायर रूट के अंदर हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस सी। तो ये आपका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, साइन इनवर्स x प्लस सी। अब नेक्स्ट MCQ है आपके पास, द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस इज। अब आपके पास क्या सेंटर क्या होता है सर्कल का, सर्कल का सेंटर क्या होता है, माइनस एफ कॉमा माइनस जी, ये आपके पास सर्कल का सेंटर होता है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ऑन एक्स एक्सिस, जब लाइज करे एक्स एक्सिस पे। तो आपको पता है कि जब भी कोई चीज़, कोई लाइन जो है या कोई भी सर्कल एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो वहाँ पर क्या होता है, वाई ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर वाई वाली टर्म क्या है, माइनस जी, तो ये क्या बन जाएगी, ज़ीरो, ये क्या बन जाएगी, ज़ीरो। तो इसका मतलब इक्वेशन में जी वाली टर्म आएगी नहीं। तो अब फर्स्ट वाला ऑप्शन देखें, इसमें जी वाली टर्म नहीं है। सेकंड वाले ऑप्शन में देखें, सॉरी ये जो है वाई वाली टर्म है, ये एक्स की टर्म होती है, ये कौन सी टर्म होती है, वाई की। तो वाई ज़ीरो हो जाएगा, तो मतलब वाई की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो फर्स्ट वाली टर्म इक्वेशन में देखें, इसमें वाई की टर्म आ रही है, तो इसका ऑप्शन मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब सेकेंड वाला ऑप्शन देखें, इसमें वाई की टर्म नहीं आ रही, इसमें वाई की टर्म नहीं आ रही, 2gx है, 2fy नहीं है, लेकिन फोर्थ वाली में भी आ रही है सी टर्म और थर्ड वाले ऑप्शन में भी आ रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि सिर्फ इसमें 2fy नहीं आ रहा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें, फिर हम नेक्स्ट MCQs करते हैं। अब नेक्स्ट MCQ आपके पास, द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज। अब ओरिजिन क्या होता है, 0,0। ओरिजिन क्या होता है, 0,0। एक्स की वैल्यू भी जहाँ 0 हो, वाई की वैल्यू भी 0। तो याद रखना, जब भी कोई सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा होगा तो वहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखें आप, फर्स्ट इक्वेशन में भी कांस्टेंट टर्म आ रही है। सेकंड ऑप्शन देखें, सेकंड टर्म में भी कांस्टेंट टर्म आ रही है। थर्ड ऑप्शन देखें, थर्ड ऑप्शन में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आ रही। तो इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2y। इस लास्ट वाला ऑप्शन है, इसमें भी कांस्टेंट टर्म आ रही है, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आप इसमें वैल्यू को पुट करके भी देख सकते हो। पुट करके कैसे, x की जगह 0 डालें, y की जगह 0, तो 0 इक्वल्स टू 0 आएगा। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट इस वाली इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब नेक्स्ट MCQ आपके पास, द कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैविंग द सेम। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉइंट है, सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है। तो अगर इसी सेंटर को लेते हुए मैं एक और सर्कल बना लूँ, ठीक है, एक और सर्कल बना लूँ, इसी तरह से एक और सर्कल बना लूँ, तो सब सर्कल का क्या होगा, सेंटर सेम होगा। तो ऐसे सर्कल को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सेंटर। द कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैव द सेम सेंटर, सेंटर जो होता है वो सब में सेम होता है। नेक्स्ट है, द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ अ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एट फोकस एट 3,0 इज। अब लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 4a। लेटेस्ट रेक्टम आपके पास क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, 4a। और ये आपके पास एक फोकस दिया हुआ है, तो फोकस का फॉर्मूला क्या होता है पैराबोला में, a,0। क्या होता है, a,0। अगर हम यहाँ पर इसको कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 4a। तो इसमें वैल्यू डालें 4 और a की वैल्यू 3, तो 4 3 ज़ा 12। तो लेंथ क्या आ जाएगी आपके पास, 12 यूनिट्स, ठीक है।
अब नेक्स्ट है आपके पास इफ सेमी एक्सेस ऑफ एन एलिप्स आर 4 यूनिट्स एंड 3 यूनिट्स इट्स इसेंट्रिसिटी इज, तो इसेंट्रिसिटी आपका आपने फॉर्मूला पढ़ा था E इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, E इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब ये तो आपको 4 यूनिट्स ए की वैल्यू तो दे दी है, लेकिन आपको और बी की वैल्यू भी दे दी है, लेकिन आपको सी की वैल्यू नहीं पता, तो आपने सी की वैल्यू निकालने का एक और फॉर्मूला पढ़ा था, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एलिप्स के लिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, तो यहाँ एलिप्स ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी यहाँ पर क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16, 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा 7, 16 माइनस 9 7। अब ये सी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट दूसरी तरफ जाएगा क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट 7, ठीक है। और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन ए, तो सी की जगह क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 7 और ए की जगह जो ए की वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है 4, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, देखें फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है स्क्वायर रूट 7 अपॉन 4। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास ये सेव हो जाए, फिर हम नेक्स्ट एमसीक्यू पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास इन अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अब आपको हाइपरबोला दिया हुआ है और रेक्टेंगुलर इन्होंने वर्ड यूज़ कर लिया, तो याद रखना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में आपको ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ए इक्वल्स होता है बी, ए इज इक्वल्स टू बी, तो इसका लास्ट ऑप्शन करेक्ट है ए इज इक्वल्स टू बी। तो कुछ एमसीक्यू में आपको सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है और कुछ में बस प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अब नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास इफ़ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, देन देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज, तो अगर 3 वेक्टर्स होंगे वो एक ही प्लेन पे लाई कर रहे होंगे तो उनका प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा, उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा 0, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है 0। लास्ट एमसीक्यू आपके पास द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स i प्लस जे एंड जे प्लस के इज, अब क्रॉस प्रोडक्ट आप कैसे फाइंड करते हैं, इनका सिंपल मैट्रिक्स बनाते हैं, किसका डिटर्मिनेंट फॉर्म बनाते हैं और इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। फर्स्ट आपके पास क्या होता है, अब यहाँ पर आपके पास फर्स्ट वेक्टर है i प्लस जे, तो i प्लस जे, तो अब देखें यहाँ पर i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो i के नीचे आप लिख दें 1, j की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, अब यहाँ पर k नहीं है तो k के नीचे आप क्या लिख देंगे 0। ऐसे ही आपके पास सेकंड वेक्टर है j प्लस के, अब यहाँ पर i नहीं है तो i की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 0 और j की 1 हो जाएगी और k की 1। अब इसका आप डिटर्मिनेंट लेंगे 3/3 मैट्रिक्स है, 3/3 मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, फर्स्ट लिखें i और फिर i को i की रो और i का कॉलम हटाएंगे और बाकी चारों को का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस में होगा 1 1 ज़ा 1 माइनस, अब इस तरह से क्रॉस में लें 0 1 ज़ा 0, ठीक है। अब जब i का ले लिया उसके बाद j करने के लिए हम क्या करेंगे माइनस j, साइन ऑल्टरनेट चलते हैं, प्लस फिर माइनस, तो माइनस जे। अब माइनस जे जब हमने जे लिया है तो जे की रो और जे का कॉलम छोड़ें और बाकी वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर दें, इसका ये वाला 1 बन गया और इसका ये 1 1 1 ज़ा 1 माइनस 0 0 ज़ा 0। अब इसका k वाले को लें प्लस k और k वाले की रो और कॉलम छोड़ें, बाकी 4 एलिमेंट्स का आप डिटर्मिनेंट ले लें, 1 1 ज़ा 1 0 1 ज़ा 0। अब इसको सॉल्व करें, देखें 1 माइनस 0 1 1 आई ज़ा आई, फिर 1 माइनस 0 1 माइनस जे और लास्ट वाली टर्म का क्या बन जाएगा प्लस के, तो देखें i माइनस जे प्लस के, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है i माइनस जे प्लस के। अब आपको ये सारे एमसीक्यूज अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।